अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और प्रियंका गांधी की भी शमूलियत। वोट चोरी का बीजेपी पर लगा इल्जाम। तीस अगस्त से तेलंगाना असेंबली का मानसून इजलास शुरू होने का इम्कान। पहले दिन मरहूम रुकने असेंबली मागंटी गोपीनाथ को खराज अकीदत। अपोजिशन की हुकूमत को घेरने की तैयारी। बरक़ी खंभों से गैर लाइसेंस याफ्ता इंटरनेट और केबल वायर्स निकाले जाएं। तेलंगाना हाई कोर्ट का हुक्म। एयरटेल और दीगर कंपनियों की अपील। फैसले पर की जाए नजरसानी। साबिक़ आर्मूर बीजेपी रहनुमा विजय भारती की BRS में शमूलियत। KTR ने किया खैर मक़दम। CM के दौरा उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बनाया निशाना। जुबली हिल्स की 100 करोड़ की जमीन कब्जा माफिया से आजाद। हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई। 2 दहाइयों पर मुहित गैर कानूनी कब्जा खत्म। हाई कोर्ट हुक्म के बाद गैर कानूनी शेड्स मुनहदिम। और अब खबरें तफसील से। बिहार के इस पोल में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की ज़ेरे क़ियादत जारी वोटर अधिकार यात्रा में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का समेत कई उज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी के साथ RJD लीडर तेजस्वी यादव और इंडिया ब्लॉक के दीगर कायदीन भी शरीक रहे। सभी कायदीन एक SUV की छत पर सवार होकर अवाम की जमे गफीर को हाथ हिलाते हुए आगे बढ़े। इस मौके पर इस्पोल और पटना में पार्टी परचमों का बहार देखा गया और हजारों कारकुनान ने रहनुमाओं का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये यात्रा बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ निकाली जा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने इस तहरीक का दायरा वसी करते हुए किसानों, मजदूरों, मुहाजिरीन और समाज के दिगर तबकात के मसाइल को भी इसमें शामिल किया है। प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी की शमूलियत ने यात्रा को नई तवन्नाई बख्शी है। तेलंगाना में मानसून सेशन 30 अगस्त से शुरू होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इससे एक दिन पहले यानी 29 अगस्त को रियासती काबीना का इजलास मुनाक़द होगा, जिसके बाद असेंबली सेशन तलब करने का हतमी फैसला किया जाएगा। इजलास के पहले दिन हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले जुबली हिल्स के रुकने असेंबली मागंटी गोपीनाथ को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई शुरू होगी। मानसून इजलास में कई अहम मौज़ूआत पर बहस मुतवक्के है। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल मुकम्मल होगा। इसके अलावा कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कमीशन की रिपोर्ट पर तफसीली बहस ऐवान में होने जा रही है, जो हालिया दिनों में रियासती सियासत का सबसे बड़ा मौजू रहा है। इसके साथ ही अपोजिशन जमातें रियासती हुकूमत को ज़राई मसाइल, यूरिया की किल्लत, बरखी लोड शेडिंग और वादा खिलाफियों के मामलात पर घेरने की तैयारी में है। दूसरी तरफ हुकूमत अपने तरक्याती कामों और फलाही स्कीमों को उजागर करने का मंसूबा रखती है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने नई दिल्ली में मुनाक़दा 2 रोज़ा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती असेंबलियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम की तजवीज़ पेश की। ये कॉन्फ्रेंस आज़ाद हिंदुस्तान की पहली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर विठल भाई पटेल की याद में मुनाक़द की गई, जिनका इंतखाब 1925 में हुआ था। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने कहा कि तेलंगाना असेंबली में जमहूरी उसूलों के मुताबिक कार्रवाई की जाती है, जहां बरसरे इख्तिदार पार्टी के अलावा अपोजिशन को भी अपनी राय का इजहार का पूरा मौका दिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी मसाइल पर खातिर ख्वाह मुबाहिस की इजाजत दी जाती है ताकि अवामी नुमाइंदगी बेहतर हो सके। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किया, जबकि तेलंगाना कानून साज असेंबली के डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश गौड़ भी इसमें शरीक हुए।
तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस नागेश भीमा पाका ने बरखी खंभों पर लाइसेंस के बगैर नस्ब किए गए इंटरनेट और केबल वायर्स को निकालने की हिदायत की है। इस मामले पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। गुज़िश्ता दिनों रामंतापुर में कृष्णाष्टमी के मौके पर बरखी शॉक लगने से 5 अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में बरखी खंभों पर मौजूद गैर कानूनी केबल वायर्स को इस हादसे का जिम्मेदार करार दिया था। एयरटेल कंपनी ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए बरखी खंभों से वायर्स निकालने के फैसले को चैलेंज किया। महकमे बरखी की जानिब से अदालत को बताया गया कि सिर्फ वही केबल वायर्स हटाए जा रहे हैं जिन्होंने कानूनी इजाजतनामा हासिल नहीं किया। महकमा के वकील ने एयरटेल और दीगर कंपनियों से इजाजतनामों की तफसीलात भी तलब की। अदालत ने समाअत के बाद गैर लाइसेंस याफ्ता वायर्स को हटाने के अहकामात को बरकरार रखा। जस्टिस भीमा पाका ने पहले समाअत में ही इस सिलसिले में हिदायत जारी की थी। ताहम खानगी कंपनियों के वकील ने अदालत से शिकायत की कि बाज वायर्स को इजाजत के बावजूद भी काटा जा रहा है। वाज़ेह है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का ने रामंतापुर के हादसे के बाद एक इजलास तलब किया और मुतालिका अहदेदारों को बरखी खंभों से गैर कानूनी केबल वायर्स निकालने की हिदायत दी थी। इसके बाद एयरटेल और दीगर कंपनियों ने अदालत से रुजू किया। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि इनका उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा कोई बड़ी बात नहीं, वो सियासी और फिक्री तौर पर खाली हैं। केटीआर के तंज अंदाज में कहा कि रेवंत रेड्डी जेब में खैंची रखकर घूम रहे हैं और साबिका हमारी हुकूमतों के बनाए हुए पिछले इमारतों का इफ्तिताह करने के लिए सरगर्म हैं और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वही इमारतें इफ्तिताह के लिए गए जिन्हें पहले केसीआर के दौरे में तामीर किया गया था। केटीआर के मुताबिक रेवंत रेड्डी के मतजाद और मजायका खेज बातों पर अवाम हंस रहे हैं और साबिक उज़राए आला के मुकाबले में इन पर तंज किया जा रहा है। केटीआर के ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी जितना ज्यादा बोलेंगे अवाम इतनी ही ज्यादा हकीकत देखेंगे। सियासी और फिक्री तौर पर खाली रहनुमा सिर्फ रिबन कट करने तक महदूद रह जाते हैं। నిజంగా ఇయాల ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతుంటే నేను కూడా చూసిన ఇంత అన్యాయంగా మాట్లాడతారా? ఆ కాలేజీలు కట్టింది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు ఆ బిల్డింగులు కట్టింది హాస్టల్ బిల్డింగు ఇంకో బిల్డింగ్ రెండు కూడా కట్టింది సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు। ఇక రేవంత్ రెడ్డి గారేమో జేబులో కత్తెర పెట్టుకొని తిరుగుతుండు। కత్తెర అంటే పాకెట్లు కొడుతుంది కాదు, యాడ రిబ్బన్ కనబడుతుందా కట్ చేద్దామని చూస్తాడు। మనం కట్టిన ఫ్లైఓవర్లు ఆయనే కట్ చేస్తాడు, మనం కట్టిన బిల్డింగ్లు ఆయనే కట్ చేస్తాడు। పర్వాలేదు కానీ కొద్దిగా జాగ్రత్త రేవంత్ రెడ్డి గారు, జర జేబులో కత్తెర అటు ఇటు అయితే డేంజర్ ఉంటుంది జాగ్రత్త। ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడే మాటలు ఎంత వికారం మాట్లాడి నాకు అర్థం కాదు। ఒక్కటంటే ఒక్క మాట సక్కటి మాట మాట్లాడతాడా? అరే తెల్లారు లేస్తే గలీజ్ మాటలు, నీ పేగులు కట్ చేస్తా, మెడలు వేసుకుంటా, గుడ్లు వికి గోటీలు ఆడతా, పేగులు మెడలు వేసుకుంటేది బోటీ తింటాడు ఏమన్నా బోటీ కొట్టేటోడా? నాకు అర్థం కాదు। అరే పేగులు మెడలు వేసుకుంటాడు ఎవడన్నా ముఖ్యమంత్రి? నాకు అర్థం కాదు ఇంత గలీజ్ మాట। ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు హామీలు ఇచ్చినావు, 100 రోజులు అన్నావు, 100 రోజులు అమలు చేయకపోతే ఇక ఈ చంద్రుడు అదేమన్నాడు, ఈ సూర్యుడు ఇటు సూర్యుడు అటు ఓడిచినా అటునోడు ఇటు వచ్చినా నేను అమలు చేసి తీరుతా అన్నాడు। మరి అయితే పైసలు ఎడికి వెళ్తాయంటే మాకు తెలియలేదా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు? మేమందరం కూడా 6 ఫీట్లు ఉన్నాం ఒక్కొక్కడు, నేను 3 ఫీట్లు ఉన్నా కానీ ఆ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి 6 ఉన్నాడు, ఆ జానారెడ్డి 6 ఫీట్లు ఉన్నాడు, అందరం కలిసి చేస్తామన్నారు। మరి ఏమై ఈరోజు 20 నెలలు ఒడిసిపోయాయి, ఇంకో 4 నెలలు అయితే 2 నెలలు అయిపోయాయి, మిగిలిన 40% టైం అయిపోయింది, ఆఖరి సంవత్సరం ఎలక్షన్ టైం అయినా మిగిలింది ఇంకో 2 నెలలే। మరి ఏమైనా ఈ హామీలు అంటే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు కొత్త రాగం ఎత్తుకున్నాడు, ఏమంటాడు? లంకె బిందెలు ఉంటాయనుకొని వచ్చినా లేవు। ఎవరు చూస్తాడు లంకె బిందెల కోసం? ఎవరు ఎత్తుకుతారు లంకె బిందెల కోసం? లంకె బిందెలని మాట్లాడతాడు ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి? గింత అన్యాయం మాటలా? ఇంకా ఘోరం, ఇప్పుడు మనందరికి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ అప్పు ఉందా లేదా? అప్పు లేనోడు ఎవడు లేడు, కానీ అప్పు ఉంటే కూడా ఏం చేస్తాం మనం? మార్కెట్ మంచిగా లేదు, రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాక కాంగ్రెస్ వచ్చినాక రియల్ ఎస్టేట్ సంకనాకిపోయింది, ఇక అసలు 1 రూపాయి ఉడతలేదు, కొనేటోడు లేడు, అమ్మేటోడు లేడు, అడిగినోడు లేడు। ఇదివరకు 30,000 కాదన్నది ఇలా 19,000కి అమ్ముకుంటాను దిక్కులేక, అక్కడక్కడ ఇక బిడపెయిన్లో ఏదైనా అర్జెంట్ అవసరం ఉంటే అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చింది। మరి ఈ పరిస్థితులల్లో అప్పు ఉన్నా కూడా ఏం చేస్తాం మనం? లోపల బనీన్కు పొక్కలున్నా మీదికెళ్ళి మాత్రం కడక్ అంగి వేసుకొని బయట తిరుగుతామా లేదా? ఎందుకు? మళ్ళీ ఎవడన్నా అప్పు ఉడుతుందో పుట్టదో అని। కానీ ముఖ్యమంత్రి ఎట్లున్నాడు? ఏం చెప్తున్నా ఆయన? నేను ఢిల్లీకి పోతే నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేరు, చెప్పులు ఎత్తుకపోతే అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేరంటే ఏమనాలి ముఖ్యమంత్రి? చెప్పురు మీరు, నాకు అర్థం కాదు। ఎవడన్నా చెప్పుకుంటాడు అట్లా? ఏం లేకపోయినా కడక్ అంగి వేసుకొని చాలు మాకేమైంది రా భయ్,
నువ్వు 1,00,000 కాదు 2 లక్షలు ఇస్తా రేపటి వరకు డామ్ డూమ్ అని కొడతాం, నడుపుతాం. ఎందుకంటే నడపాలి, దుగ్నం నడపాలి. కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా ఘోరం. మరి ఏమైనా నువ్వు గిన్ని హామీలు ఇచ్చినావు, ఏం సంగతి అంటే ఈ మధ్యన కొత్త డైలాగ్ ఎత్తుకున్నాడు. ఏం చేస్తారా, నన్ను కోస్తారా, కోసుక తింటారా? ఎవడు కోసుక తింటే నువ్వు ఏమైనా సేపు ఆ మామిడి పండుగ కోసుక తినతాను, కోసుక తింటారా అన్నట. ఇంత అన్యాయం ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు ఎవడన్నా? చాలా విచిత్రం అనిపిస్తుంది నాకు. ఈ ముఖ్యమంత్రి లెక్కలేడు. మేము కూడా చూసినాం, ఎన్టీ రామారావుని చూసినాం, రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూసినాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసినాం, కేసీఆర్ గారిని। आरमूर के साबिका बीजेपी रहनुमा अलूर विजय भारती समेत कई बीजेपी रहनुमा बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालिया दिनों विजय भारती ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ये मौका बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की जेरे निगरानी हुआ है, जिसमें साबिका वजीर व एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी, साबिक एमएलए और निजामाबाद बीआरएस जिले सदर जीवन रेड्डी समेत सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी व पीएम मोदी को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और मरकज में बीजेपी एक दूसरे पर तनकीद नहीं करती, लेकिन रियासत के खिलाफ काम करने में मुत्तहिद है। वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान अंधम मुआहदा होने का इल्जाम भी उन्होंने लगाया और कहा कि इससे तेलंगाना का मुस्तकबिल खतरे में है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बर्बाद करके गोदावरी का पानी आंध्रा और तमिलनाडु की तरफ मोड़ने की साजिश हो रही है। किसान खाद के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं, जबकि वज़ीर आला फिल्मी मुलाकातों में मसरूफ हैं। बीजेपी ने ITIR डिफेंस कॉरिडोर और हजारों करोड़ की सरमायाकारी गुजरात मुंतकिल की। तालीम और रोजगार के शोबे में भी तेलंगाना को महरूम रखा। केटीआर ने रेवंत को छोटा मोदी करार देते हुए कहा कि बड़ा मोदी और छोटा मोदी दोनों मिलकर अवाम को धोखा दे रहे हैं, इसलिए अवाम आइंदा इंतखाबात में इन्हें मुस्तरद करके तेलंगाना का विखार बचाएं। ఈ సభాముఖంగా మీ అందరి ముందు రామన్న, వెరీ సారీ రామన్న, నేను ఒక తప్పుడు డెసిషన్ తీసుకున్నాను. ఒక 2 years బ్యాక్ మీరు ఎప్పుడైతే వెల్కమ్ బ్యాక్ హోమ్ అని మాట అన్నారో, ఎక్కడో పరాయి దేశం నుంచి నా ఇంటికి వస్తే ఎంత సంతోషంగా ఉందో అంత సంతోషంగా ఉంది. ఈ 2 ఏళ్ళు తెలియకుండానే ఒక ఒంటరి దాన్ని అయ్యాను. వాళ్ళ వాస్తవం ఏంది అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మన తెలంగాణకు ఈ గత 11 సంవత్సరాలుగా తీసుకుంటే, రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు తీసుకుంటే ఏ సాయము చేయలేదు, ఏ న్యాయము చేయలేదు, కానీ గాయాలు మాత్రం చాలా చేసింది. 1 కాదు 2 కాదు. మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే 11 ఏళ్ళుగా ఏం జరిగింది తెలంగాణకు భారతీయ జనతా పార్టీ వల్ల అంటే 1 కాదు 2 కాదు, ఎన్నో నష్టాలు చేసింది బీజేపీ. ముఖ్యంగా మా తమ్ముళ్ళు, మా చెల్లెళ్ళు ఎవరైతే యువకులు ఉన్నారో, ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు మీద బంగారు ఆశలు పెట్టుకొని ఉన్నారో, వాళ్ళు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మోడీ గారి నాయకత్వంలో కేంద్రంలో రాగానే తీసుకున్న మొట్టమొదటి నిర్ణయాల్లో ఒకటి మన హైదరాబాద్లో ఉన్న ITIRను, అంతకంటే ముందున్న యూపీఏ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ITIR అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీజన్ అనే ప్రపోజల్ను రద్దు చేసి పారేసింది. అదే ITIR కనుక ఆనాడు సంకల్పించిన విధంగా అయ్యింటే ఈరోజు మన ఎదుగుదల ఎట్లాగూ గొప్పగా ఉంది ఐటీలో, కానీ దానికి ఇంకింత కొంత ఊతమిచ్చి మరొక 1,00,000-1,50,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుండే. కానీ దాన్ని బొందబెట్టింది, యువకుల కళ్ళల్లో మట్టి కొట్టింది, వాళ్ళ ఆశలకు గండి కొట్టింది ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ, ముఖ్యంగా మోడీ గారి నాయకత్వం. అట్లాగే ITIR ఒక్కటే రద్దు చేయలేదు. నేషనల్ డిఫెన్స్ కారిడార్ అంటే హైదరాబాద్లో మీ అందరికీ తెలుసు, మీ మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలోనే అక్కడ పెద్ద పెద్ద రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. పాత కాలం నుంచి ఉన్న పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. RCI కావచ్చు, DRDL కావచ్చు, DRDO కావచ్చు. అక్కడ కలాం గారు కూడా, మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా దాదాపు 15 ఏళ్ల పాటు ఇక్కడే మన నగరంలో ఉండి మిసైల్ మ్యాన్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. మిసైల్ రంగంలో, క్షిపణుల తయారీలో కూడా వారు శాస్త్ర పరిశోధనలు కూడా చేసినారు. అట్లాంటి పరిశ్రమలన్నీ అక్కడ మహేశ్వరం దగ్గర, ఓల్డ్ సిటీ దగ్గర ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అట్లాంటి ఎన్నో పరిశ్రమల వల్ల హైదరాబాద్లో దాదాపు 1000 పైచిలకు రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు కూడా తర్వాత ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా వచ్చినాయి.
तेलंगाना में किसानों के लिए यूरिया की किल्लत एक संगीन मसला बन गई है। रियासत के कुछ इलाकों में तलबा भी अपनी पढ़ाई छोड़कर वालिदीन के साथ खड़े हैं ताकि खाद के लिए कतार में शामिल हो सके। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के साथ पैगाम जारी करते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने अपने ट्वीट में लिखा, एक मासूम स्कूल का बच्चा जो किताबों के साथ क्लास में होना चाहिए था, आज अपने वालिद के खेत के लिए खाद लेने की कतार में खड़ा हुआ है। ये वो कड़वी हकीकत है जिसका सामना तेलंगाना के किसान कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती कांग्रेस हुकूमत हो या बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत, दोनों किसानों को इनके हाल पर छोड़ चुकी है। खाद की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने के बजाय किसानों को लंबी कतारों में खड़ा किया जा रहा है। इसके साथ साथ केटीआर ने कहा, हमारे किसान रोजाना अपनी इज्जत और मेहनत के बावजूद बुनियादी सहूलतों जैसे खाद के लिए क्यों तरसते हैं? क्या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतारों में गुजारना चाहिए? हमारे किसान इज्जत के मुस्तहिक हैं, ना कि जिल्लत के। जगतियाल जिले धर्मपुरी हलके के किसान यूरिया के लिए शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर किसान लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, अपने आधार कार्ड दिखाते हैं और उम्मीद लगाते रहते हैं कि शायद इन्हें यूरिया मिल जाए। बीआरएस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी ने वीडियो शेयर करते कहा कि किसान लंबी कतारों में खड़े हैं, मगर अफसोस किसानों के साथ ना तो किसी सरकारी एहलकार की हमदर्दी है और ना ही इनके लिए कोई फौरी सहूलत फराहम की गई है। इस दौरान तेलंगाना के सियासतदान रेवंत सिर्फ अपनी सीट बचाने और दिल्ली के आला हुकाम को खुश करने में मशगूल है। बिहार के इंतखाबी जलसों में वो इतने मसरूफ हैं कि किसानों की मुश्किलात को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये मंजर तेलंगाना के किसानों के लिए एक हकीकत बन चुका है कि इनकी मेहनत और मुश्किलात सियासी मुफादात की नजर करम में दबी जा रही है। वर्धनपेट में तेलंगाना कांग्रेस सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ की जनहिता पदयात्रा दूसरे दिन अवामी जोश व खरोश के साथ कामयाबी से आगे बढ़ रही है। पदयात्रा एलंदू मार्केट से शुरू होकर अंबेडकर चौराहे तक पुरजोश माहौल में जारी रही। रास्ते भर अवाम ने कांग्रेस सदर का शानदार इस्तकबाल किया। खवातीन ने जगह जगह इन पर फूल बरसाए। इस मौके पर एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी शरीक रहीं, जबकि कांग्रेस के उजरा, डिप्टी स्पीकर, एमपीज, एमएलएज और हजारों कारकुनान और अवाम ने कदम से कदम मिलाकर पदयात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा में खवातीन व नौजवान बड़ी तादाद में शरीक हुए। फनकारों के रक्स और आतिशबाजी ने समा बांध दिया। मुख्तलिफ मुकामात पर अंबेडकर मुजस्सिमों पर फूल मालाएं चढ़ाई गई और अवामी मसाइल सुने गए। అప్పుడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ఒక్కొక్క కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ఒక సైనికుడై పోరాడినరు, మీరందరూ కొట్లాడినరు కాబట్టి ఈ రోజు మేము గెలిచిన ఎమ్మెల్యేల లెక్క అది మేము మర్చిపోలే. ఇప్పుడు మీకోసం చేసే సమయం మీరందరూ ఇన్ని సంవత్సరాలు అధికారం మనకు లేనందుకు మీ అందరికి పదవులు వచ్చి నిమ్మలంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. ప్రతి ఒక్క కష్టపడ్డ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకి ఖచ్చితంగా పదవి వచ్చి తీరుతుంది. వాళ్ళ లెక్క మోసపు మాటలు చెప్పుడు మాకు రాదు. వాళ్ళదేమో చెప్పే ప్రభుత్వం, మన చేసే ప్రభుత్వం. ఎప్పుడు దొంగ మాటలు చెప్పుకుంటా వాళ్ళు తిరుగుతారు, కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి అట్లా మాయ మాటలు రావు. వాళ్ళేమో చారానా చేస్తే బారానా ప్రచారం చేసుకుంటారు. మనం బారానా కన్నా ఎక్కువ చేసినా చారానా ప్రచారం. हैदराबाद के पौष इलाके जुबली हिल्स में 2 दहाइयों से कब्जा माफिया के चुंगल में फंसी हुई कीमती जमीनों को हाइड्रा ने पीर के रोज आजाद करवा लिया। ये जमीन तकरीबन 2000 मुरब्बा गज रकबे पर मुश्तमिल है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये अराजी जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए अलर्ट के मुताबिक अवामी सहूलतों के लिए मुख्तस थी, लेकिन मुकामी शख्स पी सत्यनारायण ने जाली हाउस नंबर बनाकर गैर कानूनी नर्सरी कायम कर रखी थी। मुतअद्दिद बार जीएचएमसी की कार्रवाइयां भी नाकाम रही।
क्योंकि सत्यनारायण ने हाई कोर्ट से स्टेटस को ऑर्डर हासिल कर रखा था। इसके बावजूद इसने गैर कानूनी तौर पर शेड्स तामीर करके कारोबारी जारी रखा। सोसाइटी की जानिब से अवामी शिकायत पर हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथ की हिदायत पर मुकम्मल इंक्वायरी की गई। अदालत में शवाहिद पेश होने के बाद हाई कोर्ट ने पुराना स्टेटस को मनसूख करते हुए हाइड्रा को कार्रवाई की इजाजत दे दी। पीर की सुबह हाइड्रा टीम मौके पर पहुंची, नर्सरी में मौजूद पौधों को मुंतकिल करने की मोहलत दी और बाद अज़ा गैर कानूनी शेड्स व तजाविज़ात को मुनहदिम कर दिया। कार्रवाई के बाद हाइड्रा ने वहां ये जमीन दोबारा हासिल कर ली गई है कि बोर्ड्स भी नस्ब किए। तेलंगाना में कुत्तों का मसला संगीन होता जा रहा है। 2024 के जनवरी से जुलाई तक 87,367 अफराद कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं, जबकि 2023 में ये तादाद 1,21,997 थी। रेबीज से 13 अफराद जान की बाजी हार गए और मुतासरीन में ज्यादातर 15 साल से कम उम्र बच्चे शामिल हैं। सरकारी कोशिश नाकामी का शिकार हैं, जिसकी वजह से कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है। छोटे बच्चे स्कूल जाने और गलियों में खेलने के दौरान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सड़कों पर कुत्तों को नहीं देखा जाना चाहिए और इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। अदालत ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। जानवरों के हुकूक के कानून के मुताबिक नुकसानदा कुत्तों को पुरअमन तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। GHMC ने अदालत में हलफनामा पेश किया है कि ये कानून रियासत में नाफिज किया जाएगा। हैदराबाद के तिलमलगिरी हुदूद में लोतकुंटा रेलवे ब्रिज के करीब एक बड़ा वाकया उस वक्त पेश आया जब एक गणेश मूर्ति की गाड़ी अपनी ऊंचाई की वजह से पुल के नीचे फंस गई। वाकया दोपहर के वक्त पेश आया और देखते ही देखते तवील ट्रैफिक जाम लग गया। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंचे और सूरत हाल को काबू में कर लिया। पुलिस ने फौरी तौर पर मुतबादिल रास्ता फराहम करते हुए गणेश मूर्ति वाली गाड़ी को भूदेवी नगर की तरफ मोड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने दीगर गाड़ियों को भी मुख्तलिफ रास्तों की तरफ डाइवर्ट किया ताकि ट्रैफिक जाम को जल्द खत्म किया जा सके। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गणेश विसर्जन के मौके पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी और ऊंचाई गाड़ियों की नक्ल हरकत की वजह से ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसीलिए शहरियों से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें और जहां मुमकिन हो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि पुल के नीचे से गुजरने वाली ऊंची गाड़ियों पर खुसूसी नजर रखी जा रही है ताकि आइंदा इस तरह की सूरत-ए-हाल से बचा जा सके। हैदराबाद के मसरूफ इलाके मेहदीपट्टनम बस स्टैंड के करीब आज मंगल के रोज एक RTC बस में अचानक आग भड़क उठी। ड्राइवर ने बर वक्त बस को रोककर 40 मुसाफिरों को महफूज बाहर निकाला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी और चंद लम्हों में धुआं और शोले बुलंद हो गए, जिससे अतराफ में खौफ व हिरास फैल गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाई। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुकामी शहरियों ने RTC हुकाम से मुतालिबा किया है कि बसों के बाकायदा देखभाल और मेंटेनेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि मुस्तकबिल में मुसाफिरों की जानें खतरे में ना पड़े। कुतुबअली हवेली मंडल के खाजीपुर के वक्फ बोर्ड से मुतालिक कीमती 55 एकड़ जमीन को काबिजीन से हासिल करने में ताखीर नहीं होनी चाहिए। ये बात इमाम करीमनगर सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने कही। पीर के रोज करीमनगर के दौरे पर आए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैन को गुलाम अहमद ने एक तहरीरी याददाश्त पेश की। करीमनगर मजलिसी सदर ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुतालिबा किया कि गाजीपुर के 55 एकड़ वक्फ जमीन को फौरी हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत साबित हो चुकी है और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की जद्दोजहद के नतीजे में तहकीकात मुकम्मल हो पाई हैं। उन्होंने दावा किया कि इस जमीन पर MLA गंगुला कमलाकर का फार्म हाउस मौजूद है, जबकि उन्होंने अवामी जलसों में वादा किया था कि जमीन साबित होने पर वो इसे वक्फ को लौटा देंगे। गुलाम अहमद ने जोर दिया कि जमीन मुसलमानों की जरूरियात के लिए इस्तेमाल हो, जिसमें ईदगाह,
मिनी हज हाउस, तालीमी इदारे और मिनी स्टेडियम तामीर किया जा सकता है। उन्होंने सब्जी मंडी की जमीन अदालत मस्जिद के हवाले करने का भी मुतालिबा करते हुए कहा कि इमाम वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। वरंगल में शांति संगम के ज़रिए एहतमाम, जो कि अमन पसंद की एक तंजीम है, इस्लामिया कॉलेज में यौम आज़ादी के मौके पर शानदार तकरीब मुनाक़द हुई, जिसमें तकरीरी और पेंटिंग मुकाबलों के इनामात तकसीम किए गए। इस पुरविखार प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर अनीस सिद्दीकी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी शाहिद मसूद, रीजनल डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और मोहतरमा SS संध्या के MC प्रिंसिपल ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस से तलबा व तालिबात ने इनामात हासिल किए। तो इस शांति संगम वालों को मुबारकबाद देता हूं और रियली कंग्रेचुलेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये चिल्ड्रंस के जो है टैलेंट को उभारने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मुनक्कद किए जाते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम से ही जो है बच्चे में सलाहियत जो है नमदार होती है, उनमें पैदा होती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनका जो है स्टेज फियर खत्म होता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है। शांति संगम, ये शांति का जो लफ्ज है अमन, किसी भी मुल्क के लिए ये जरूरी है। डेवलपमेंट, तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ क्रिएशन करने के लिए जरूरी है कि वहां पे शांति हो, अमन हो। अगर किसी भी कंट्री में अमन नहीं होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा। तो मैं शांति संगम वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कायम किया जो एक डेवलपमेंट की तरफ उम्मीद की किरण है। वरंगल के मटवाड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां 23 साला भानुतु गणेश ने अपनी बीवी गौतमी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शादी के वक्त गौतमी के वालिद अशोक ने सोने, चांदी और नकद रकम के साथ साथ जमीन देने का वादा भी किया था। ताहम शादी के कुछ माह बाद ही गणेश ने मजीद जहेज और गाड़ी के मुतालबे पर बीवी को जहनी व जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता माह भी पंचायत के बावजूद गणेश का रवैया नहीं बदला और बिलाखिर 23 मई की रात इसने सोई हुई बीवी को गला घोंटकर हलाक कर दिया। वाक़ई के बाद वो मफरूर हो गया, लेकिन पुलिस ने 24 घंटों के अंदर वरंगल चौराहे पर इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे ASP वरंगल ने पुलिस टीम को बरवक्त कार्रवाई में मुबारकबाद दी। मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज टू इन्फॉर्म टू द मीडिया दैट कल शाम को इन मटवाड़ा PS वी रिसीव्ड अ कंप्लेंट अबाउट अ सस्पिशियस डेथ बाय द कंप्लेनेंट नेम बदावर अशोक, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी डॉटर की डेथ हुई है आज मतलब 24th मॉर्निंग को, एंड ही सस्पेक्टेड सम फाउल प्ले इन हर डेथ। सो प्राइमा फेसाई इट वाज फाउंड दैट her husband was missing and we suspected a dowry case. A case was registered under Section 80, Dowry Death, Section 85 Domestic Violence, as well as Section 3 and 4 of Dowry Harassment Act. So later on during investigation, it was found that the complainant had given few lakhs of cash, jewelry, gold to the accused during his dowry, as his dowry. और उसके बाद 150 square yards of land also was promised after few months of marriage. However, शादी के 1 महीने तक तो they were living happily, but after 1 month the harassment and domestic violence started. The accused Ganesh started harassing the deceased mentally and physically for more dowry and her family also. Because of this pressure, few lakhs of cash was again given after marriage. However, इसके बाद भी accused kept harassing the deceased and her family for more dowry because he wanted to buy extra auto rickshaw. For this, few meetings were held, but still he continued the harassment. On 23rd night, 24th morning, 2 a.m.,
because he planned to murder the deceased because of this dowry harassment, as well as he was having illegal affair with some other girl. So around 2 a.m. in the morning, ब्लैंकेट से उसने डिसीज्ड के नाक पे रख के he smothered her and murdered her. Later on in the morning, he pretended like कि उसे कुछ पता ही नहीं. He called his brother, and all of them shifted the deceased to the hospital where she was brought there. Today, during we were tracing the accused, we were trying to find his whereabouts, and today in the evening we apprehended the accused while he was running away near Warangal Chaurasta. The accused has been caught. उसने confess भी किया है कि he smothered the deceased and murdered her. Because of this, a murder section has also been added. So the entire team of Warangal subdivision and Matwada, including Matwada PS, have cracked the case within 24 hours. We arrested the accused, and we will also be producing him shortly for judicial remand. I personally congratulate the SHO Matwada and Karunagar Garu, SI Shiv Krishna, Head Constable Rajendra, Constable Vijay and Ramkumar, and the entire team of Warangal subdivision and Matwada PS for apprehending the accused and solving the case within 24 hours. Thank you. मंचियाल जिले के चन्नूर में SBI बैंक के गोल्ड लोन खातेदारों ने बैंक के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 10 माह से बैंक में भारी मिक़दार में सोना और रकम गायब होने के बावजूद बैंक मैनेजर और एडिट ऑफिसरान को इसकी खबर ना होना शकूक पैदा करता है। अवामी इल्ज़ाम है कि ये बदउनवानी की वारदात कैशियर रविंदर की मिलीभगत से अंजाम पाई है और इसमें दिगर अफराद का भी हाथ हो सकता है। एहतजाजियों ने मुतालिबा किया कि बैंक में कितने खातेदारों का सोना गायब हुआ है, इसकी तफसील नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। मुतासरीन को किस तरह और कितने दिनों में इंसाफ मिलेगा, ये वाज़ेह किया जाए। इस सिलसिले में एक हेल्प डेस्क कायम करते हुए एक खुसूसी अहदेदार मुकर्रर किया जाए ताकि तमाम शिकायत का फौरी अजाला हो। खातेदारों ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो दीगर बैंकों से अमला तलब करके जल्द अज जल्द मसला हल किया जाए और SBI के CMD या किसी आला अफसर की जानिब से मुतासरीन को यकीन दहानी करवाई जाए। एहतजाजियों ने इंतबाह दिया कि अगर एक हफ्ते के अंदर जवाब ना मिला तो बड़े पैमाने पर दोबारा धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने नारे लगाते हुए कहा कि इंसाफ मिलने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జరిగి 3 రోజులు అయింది సార్. కనీసం పోలీసులు వాళ్ళు పని వాళ్ళు చేసి వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ట్రేస్ అవుట్ చేసే టైం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. మాకు కూడా పూర్తిగా ఏం జరిగింది దీన్ని ఫైనలైజ్ చేసి ఒక్కొక్కటి ట్రేస్ అవుట్ చేసి అందరినీ ఫైనల్ చేయాలని ఇప్పుడు ఎంతవరకు అని నిజంగా మేము నిలబెట్టేసినా దానికి సమాధానం ఉంటే డెఫినెట్గా చెప్పాము. అది కొంచెం టైం పట్టే వరకు మాత్రం మీ అందరి సపోర్ట్ అడిగేది మీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మాకు ఏ రకమైన న్యాయం జరుగుతుంది అంటే చెప్పాను మీరు ఆల్రెడీ. మా క్యాండిడేట్ 2 సంవత్సరాలు దొరకడు. 2 సంవత్సరాలు దొరకకపోతే మాకు ఏం చేస్తాం? మాకు ఎటువంటి న్యాయం ఇస్తాం? మీకు 2 సంవత్సరాల దాకా ఉండదు సార్. బ్యాంకు టాప్ లెవెల్లో ఏ డెసిషన్. इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और प्रियंका गांधी की भी शमूलियत। वोट चोरी का बीजेपी पर लगा इल्जाम। तीस अगस्त से तेलंगाना असेंबली का मानसूनी इजलास शुरू होने का इम्कान। पहले दिन मरहूम रुकने असेंबली मागंटी गोपीनाथ को खराज अकीदत। अपोजिशन की हुकूमत को घेरने की तैयारी। बरक़ी खंभों से गैर लाइसेंस याफ्ता इंटरनेट और केबल वायर्स निकाले जाएं। तेलंगाना हाई कोर्ट का हुक्म। एयरटेल और दीगर कंपनियों की अपील, फैसले पर की जाए नजरसानी। साबिक़ आर्मूर बीजेपी रहनुमा विजय भारती की BRS में शमूलियत। KTR ने किया खैर मकदम। CM के दौरा उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बनाया निशाना। जुबली हिल्स की 100 करोड़ की जमीन कब्जा माफिया से आजाद। हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई। 2 दहाइयों पर मुहित गैर कानूनी कब्जा खत्म। हाई कोर्ट हुक्म के बाद गैर कानूनी शेड्स मुनहदिम।
BBN खबरनामा में अभी फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।